काव्या 21 साल की एक खूबसूरत सी लड़की, अपने माँ बाप की सबसे बड़ी बेटी, अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रही थी। और ग्रेजुएशन पूरी होते ही काव्या के साथ भी वही होने वाला था जो अक्सर हर लड़की के साथ होता है, ग्रेजुएशन के बाद शादी। उसका परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। पापा एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, माँ एक गृहिणी थीं, छोटी बहन अभी 11वीं में थी और एक भाई उससे छोटा 7वीं कक्षा में था। बस यही छोटा सा परिवार था काव्या का। काव्या के पापा का नाम विजय कुमार था और उसकी माता का नाम मीरा देवी। विजय जी सीतापुर के गांव में रहते थे। शादी हो जाने के बाद वे गांव से शहर इंदौर में आ गए। उसके बाद यहाँ पर काम करना शुरू किया और अपनी छोटी सी दुनिया बसा ली। उन्होंने अपने बच्चों को शहर में ही पढ़ाया लिखाया। अब उनका सपना था कि वे अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाएं। शादी के चलते वे बहुत चिंतित रहने लगे थे। काव्या की ग्रेजुएशन पूरी होने को आई थी, आखिरी साल चल रहा था। इसी बीच रिश्तेदारों ने और पड़ोसियों ने काव्या के पापा पर काव्या की शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते उनके पापा ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। काव्या देखने में सुंदर थी, गेहुआ रंग, कद 5 फीट 3 इंच, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होंठ। रंग भले ही गेहुआ था, पर काव्या के नैन नक्श एकदम तीखे थे, कोई देखे तो देखता ही रह जाए। काव्या का स्वभाव भी किसी से ज़्यादा ना बोलना, सबकी मदद करना और अपने परिवार के मान सम्मान का ध्यान रखना। काव्या बहुत भोली थी, जो फैसला उसके माँ बाप कर देते वह उसे ही मान लेती। ऐसे ही उसने इस फैसले को भी मान लिया था। अभी तक उसके पापा ने उसके लिए 5-6 रिश्ते देखे थे। विजय जी ने जितने भी रिश्ते देखे थे उन सब में बात नहीं बनी थी। कोई लड़के वाले काव्या के रंग की वजह से उसे मना कर जाते या फिर दहेज की वजह से बात नहीं बन पाती, क्योंकि विजय जी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आज के समय एक लड़की की शादी करने में बहुत मुश्किलें आती हैं और सबसे बड़ी मुश्किल होती है लड़के वालों की मांग पूरी करना, मतलब दहेज देना। विजय जी शुरू से ही ईमानदार और मेहनती इंसान रहे। शुरू से ही अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी करके पैसे जमा किए, पर आज उन पैसों से वे लड़के वालों की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दहेज के लालची लोगों ने जितना दहेज मांगा था वह बहुत ज़्यादा था। आज भी एक लड़के वाले काव्या को देखने आने वाले थे। यह रिश्ता काव्या की चाची सीमा ने बताया था। घर के सभी लोग मेहमानों की खातिरदारी की व्यवस्था में लगे हुए थे। मीरा जी ने कहा, काव्या बेटा, देखो सुबह के 8:15 बज रहे हैं, जल्दी उठो। पता है ना तुम्हें आज लड़के वाले देखने आने वाले हैं। देखो तो सब सुबह से काम कर रहे हैं, जल्दी उठो। चलो तैयार हो जाओ, मैं नीचे नाश्ता बनाने जा रही हूँ, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। जी माँ, काव्या ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया। सुबह 10:45। विजय जी बोले, अरे भाई सब जल्दी जल्दी करो, उन लोगों के आने का समय हो गया है। मीरा जी कहाँ हैं? आप नाश्ता तैयार हुआ कि नहीं? मीरा जी ने जवाब दिया, काव्या के पापा आप परेशान मत होइए, सब हो गया। और लीजिए नाश्ता भी तैयार हो गया। सीमा बोली, हाँ भैया साहब आप परेशान मत होइए, सब हो गया है। लीजिए, लगता है आ भी गए वे लोग। विजय जी उन लोगों का स्वागत करते हैं और अंदर लाते हैं। उन लोगों में 5 लोग होते हैं जो काव्या को देखने आए होते हैं। लड़का राघव, लड़के के पिता महेंद्र जी, राघव की माँ सुनीता, भाई करण और भाभी नेहा। नीले रंग की शर्ट, काले रंग की पैंट, एक हाथ में ब्रांडेड घड़ी, वह है राघव। 29 साल का एक सुडौल नौजवान, रंग दूध सा गोरा, कद 5 फीट 11 इंच, स्वभाव मीठा कड़वा। अगर गुस्सा आ जाए तो किसी को नहीं देखता, एकदम कड़वा बन जाता है। और केयरिंग साइड बिल्कुल मीठा, गुलाब जामुन की तरह। गलत को गलत और सही को सही कहता है, पर अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उनकी कोई भी बात नहीं टालता। विजय जी सबका स्वागत करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। मीरा जी और सीमा मिलकर नाश्ता लगाती हैं। सब लोग आपस में बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद काव्या को बुलाने के लिए मीरा जी ऊपर जाती हैं। मीरा जी दरवाज़ा खोलते हुए बोली, काव्या बेटा तू तैयार है ना? जी माँ, काव्या ने कहा। आज काव्या भी बहुत सुंदर लग रही थी। सफ़ेद रंग का सूट, सफ़ेद और गुलाबी रंग का दुपट्टा जिस पर शीशे का बारीक काम था, होठों पर गुलाबी लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल, पैरों में जूतियां और पायलों की छनक। कोई देखे तो उसकी सांवली सी सूरत का दीवाना हो जाए। मीरा जी काव्या को नीचे लेकर आती हैं।
काव्या नीचे आकर एक तरफ बैठ जाती है। विजय जी बोले, तो लीजिए बहन जी, आ गई हमारी बिटिया काव्या। राघव काव्या को एक नज़र देखता है, फिर नज़रें नीचे कर लेता है और उसकी भाभी और उसकी माँ काव्या से सवाल करने लगती हैं पढ़ाई के बारे में, खाना बनाने वगैरह के बारे में। महेंद्र जी बोले, तो राघव बेटा, तुम्हें काव्या कैसी लगी? राघव एक बार काव्या को देखता है और अपना सिर हाँ में हिला देता है। लड़के के पिता महेंद्र जी बोले, तो भाई साहब, हमें आपकी बेटी पसंद है, अगर आप एक बार काव्या से पूछ लेते तो अच्छा होता। फिर विजय जी मीरा जी से इशारे में पूछते हैं। मीरा जी काव्या से पूछकर उन्हें हाँ बोल देती है, जिसे सुनकर विजय जी खुश हो जाते हैं और महेंद्र जी से हाँ कर देते हैं। नेहा राघव की भाभी सुनीता जी के कान में फुसफुसाकर कहती है, माँ, यह तो गेहुआ है, पापा ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप कुछ करिए। सुनीता जी तुरंत बोली, तुम चुप रहो, अभी 2 मिनट। दिख नहीं रहा, सबसे बड़ी बेटी है और पहली शादी है, तो बाप अच्छा खासा दहेज देगा, और लड़की भी इतनी बुरी थोड़ी है, रंग गेहुआ है तो क्या हुआ। सुनीता की बातें सुनकर नेहा चुप हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसकी सास भारी भरकम दहेज की मांग करने वाली है। सबकी हाँ हो जाने के बाद मीरा जी काव्या को लेकर ऊपर चली जाती हैं और राघव को अपने काम से कहीं जाना था तो वह चला जाता है। विजय जी महेंद्र जी से कहते हैं, तो भाई साहब आगे की बात करें। महेंद्र जी, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, मैंने तो सोचा था शायद रोका भी आज ही कर लेते हैं। महेंद्र जी कह ही रहे होते हैं कि सुनीता जी बीच में बोलती हैं, ऐसे कैसे रोका कर लेंगे, न कुछ लेन देन की बात हुई है। फिर सुनीता जी कहती हैं, देखिए भाई साहब, आपको तो पता ही है कि आजकल अच्छे लड़के मिलते नहीं हैं, और मिल भी रहे हैं तो कुछ देना भी पड़ता है, समझ रहे हैं ना आप मेरा मतलब। विजय जी सुनीता जी की बात सुनकर अपना सिर हिला देते हैं। सुनीता जी बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, तो देखिए भाई साहब, मेरा बेटा एक इंटरनेशनल कंपनी में सीए है और एकदम खरा सोना है, तो उस हिसाब से आपको देना भी पड़ेगा। विजय जी बोले, जी बहन जी। फिर सुनीता जी बोली, पैसे तो आजकल सभी अपनी बेटी को देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस 22 लाख की शादी, 6 लाख नकद और एक 9 लाख की कार। पैसे तो ज़्यादा नहीं हैं, मेरे भाई ने तो अपनी लड़की की शादी में पूरे 45 लाख लगाए हैं, और वैसे भी आपकी लड़की का रंग भी गेहुआ है। मेरे भाई की लड़की तो बहुत सुंदर और दूध सी गोरी थी, फिर भी उसने इतना दहेज दिया है, समझ रहे हैं ना आप। सुनीता जी की मांग सुनकर विजय जी और मीरा जी एक दूसरे को देखते हैं। महेंद्र जी, करण और नेहा तो चुप ही रहते हैं, क्योंकि घर में सुनीता जी की ही चलती थी। उनके आगे तो महेंद्र जी भी चुप हो जाते थे। विजय जी हाथ जोड़कर सुनीता जी से कहते हैं, बहन जी, हमें घर में बातचीत के लिए थोड़ा समय चाहिए। विजय जी की बात सुनकर सब लोग खड़े हो जाते हैं, तो सुनीता जी हाथ जोड़कर कहती हैं, तो ठीक है भाई साहब, 2 दिन बाद हमें बता दीजिएगा, हमारे लड़के के लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, अगर आप नहीं तो कोई और सही, समझ रहे हैं ना आप हमारी बात। विजय जी हाथ जोड़ते हैं, जी बहन जी, और सब लोग चले जाते हैं। घर में शांति छा जाती है। विजय जी अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाते हैं। मीरा जी के चेहरे पर भी परेशानी के बादल छा जाते हैं। शांति में विघ्न डालते हुए सीमा बोली, देखिए भैया साहब, अगर अच्छा लड़का देखेंगे तो दहेज देना ही पड़ेगा, और लड़के में कमी ही क्या है, अच्छा खासा कमाता है, अच्छी नौकरी है, अच्छा खासा घर है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, और इन्हें नहीं तो किसी और रिश्ते में पैसे तो लगाने ही हैं, शादी में दहेज तो सबको ही देना पड़ेगा, और वैसे भी काव्या गेहुआ है, वे लोग फिर भी शादी करना चाहते हैं, और अभी तक आपने काव्या के लिए 6-7 रिश्ते देखे हैं, मेरे हिसाब से यह 7वां रिश्ता था, और अगर लोगों को पता चलेगा कि यह रिश्ता भी टूट गया तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। अब आप देख लीजिए, आपकी मर्जी। मैं तो बस इतना कहूँगी कि शायद आपको ऐसा रिश्ता ना मिले, एक बार सोच लीजिए। अब मैं चलती हूँ, बच्चों के स्कूल से आने का समय हो गया है, उनके लिए खाना भी बनाना है। नमस्ते। सीमा की बातें सुनकर विजय जी गहरी सोच में डूब जाते हैं। पीछे से मीरा जी विजय जी के कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, सुनिए जी, चिंता मत करिए, भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छा होगा। विजय जी बोले, कैसे चिंता ना करें मीरा, एक तरफ से देखें तो सीमा की बात भी सही है, बहुत से रिश्ते देख लिए, पर सब जगह पैसों के लिए बात बिगड़ जाती है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और काव्या का सोचो, उसे कैसा लगता होगा।
वह भले ही हमें बताती ना हो, पर उसका निराश चेहरा हमने देखा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। मीरा जी बोली, क्यों ना जी, हम वह कानपुर वाली ज़मीन बेच दें। ज़्यादा नहीं तो 18 लाख का इंतज़ाम तो उससे हो जाएगा, और कुछ हमने जमा कर रखा है, 12 लाख हमारे पास हैं, तो टोटल 30 लाख हो जाएंगे और 7 लाख हम कर्ज ले लेंगे। मेरी मानिए तो हाँ कर दीजिए। फिर विजय जी बोले, अगर कानपुर वाली ज़मीन बेचते हैं तो मीरा, हमारे पास बस यह घर रह जाएगा, और कुछ सालों बाद रिया की भी शादी करनी है तो उसका कहाँ से करेंगे। मीरा जी ने कहा, रिया की शादी जब करेंगे उसका तब देखा जाएगा, पर अभी काव्या के बारे में सोचना है। सीमा ने सही कहा, लड़का एकदम सही है, घर भी ठीक है, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता। विजय जी, तो तुम क्या चाहती हो मीरा, हम क्या करें। मीरा, हम चाहते हैं कि आप ये रिश्ता पक्का कर दें, हाँ कह दें। विजय जी बोले, चलो, अगर हमने शादी के लिए हाँ कर भी दी तो तुम्हें लगता है काव्या मानेगी? जब उसे पता चलेगा कि हमने उसकी शादी के लिए कानपुर वाली ज़मीन बेच दी है तो वह कभी शादी नहीं करेगी। मीरा जी ने कहा, तो काव्या को बताएगा कौन? इस बारे में हम अब भी उसे नहीं बताएंगे। अगर तुम अब भी नहीं बताती और उसकी शादी भी कर देती हो तो उसे बाद में पता चला तो फिर वह खुशी से नहीं रह पाएगी। वह हमेशा यही सोचती रहेगी कि हमने उसके लिए ज़मीन भी बेच दी और कर्ज भी कर लिया। मीरा जी बोली, शादी हो जाने के बाद हम काव्या को समझा देंगे, पर आप सोचिए, अगर काव्या की शादी उस घर में हो गई तो वह कितना सुख पाएगी। विजय जी बोले, यह बात तो सही है तुम्हारी, तो हम उन लोगों को हाँ कर देते हैं, पर पहले सीमा को बता दो, वह उन लोगों से बात कर लेगी। मीरा जी खुश होकर बोली, जी फिर हम अभी सीमा को फ़ोन करके बता देते हैं। मीरा जी फ़ोन मिलाकर सीमा से बात करती हैं। सीमा, हाँ जी, कैसे फ़ोन किया? मीरा, वह काव्या के पापा इस रिश्ते के लिए मान गए हैं, तुम उन लोगों से बात करके उन्हें हाँ कर दो। सीमा बोली, जी यह तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी सुनीता जी से बात करके आपको बताती हूँ। दोनों परिवार शादी के लिए राज़ी हो जाते हैं और कुछ दिन बाद सगाई हो जाती है और 10 दिन बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। पर इस बीच काव्या और राघव को दहेज लेने के बारे में कुछ पता नहीं चलता। दोनों घरों में बहुत धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम 6 बजे शादी वाले दिन विजय जी और मीरा जी सारी तैयारियां करके सब लोग सूर्या वाटिका वेडिंग लॉन पर पहुंच जाते हैं और काव्या पार्लर गई हुई होती है। वेडिंग लॉन पर पहुंच जाने के बाद सब लोग मेहमानों के स्वागत की तैयारियों में जुट जाते हैं। वेडिंग लॉन को देखकर लग रहा था कि बहुत खर्चा किया गया है। लाइटों से जगमगाती सजावट, बड़े बड़े फूलों के आर्च, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। वेडिंग लॉन को देखकर विजय जी भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में नमी आ जाती है। पीछे से कोई उनके कंधे पर हाथ रख देता है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो मीरा जी होती हैं। वे भी आंखों में नमी लिए मुस्कुराकर विजय जी को देख रही होती हैं। मीरा जी बोली, क्यों जी, इतनी जल्दी रोने लग गए? अभी तो बिटिया का कन्यादान करना है, उसे विदा करना है। अभी से हिम्मत हार जाएंगे तो आगे क्या करेंगे? संभालना होगा अपने आप को। जी, और यह तो आज खुशी का दिन है कि आज हमारी काव्या दुल्हन बनने वाली है। विजय जी बोले, सही कहा आपने। मीरा, पर क्या करें, बेटी के पिता हैं ना। आज यह सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यह सब हमें चिढ़ा रहा हो कि आज हमारी बेटी पराई हो जाएगी। देखो ना, अभी कितनी छोटी सी हमारी काव्या हमारी गोद में बैठकर जिद किया करती थी, और आज इतनी बड़ी हो गई कि उसकी शादी है और वह हमें छोड़कर चली जाएगी। मीरा जी बोली, यह तो सही कहा आपने। बच्चे कब बड़े हो जाएं पता ही नहीं चलता, और ख़ासकर बेटियां जो दिल का टुकड़ा होती हैं वही एक दिन हमें छोड़कर चली जाती हैं। पर यह तो विधि का विधान है ना जी, सबको एक ना एक दिन अपने घर जाना ही पड़ता है। हमें खुश होना चाहिए कि काव्या आज अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने वाली है, एक नई दुनिया में कदम रखने वाली है। अब आप दुखी मत होइए। चलिए तैयारियां देखिए, समधी जी आने वाले हैं। क्या सोचेंगे कि बिटिया के रोने से पहले पिता ही रोने लगे। चलिए अब चलिए, देखिए वहाँ सीमा और लोकेश अकेले तैयारियां देख रहे हैं। हम जाते हैं सीमा के पास, उसकी मदद करते हैं। आप बाकी का काम देखिए। ठीक है, और रोना नहीं है। विजय जी, हाँ मेरी माँ, नहीं रोएंगे। अब आप जाइए, काम देखिए। और हाँ, काव्या और रिया से भी पूछ लीजिएगा कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में, फिर हम गाड़ी भिजवा देंगे। मीरा जी, हम पूछ लेंगे। थोड़ी देर बाद काव्या और रिया पार्लर से लौट आती हैं। वे वेडिंग लॉन के एक कमरे में बैठी होती हैं।
जब विजय जी अपनी छोटी सी परी को लाल रंग के जोड़े में देखते हैं तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। विजय जी की आंखों में आंसू देखकर काव्या की भी आंखें नम हो जाती हैं। मीरा जी अपनी आंखों में नमी ले बोली, क्या जी, आपने हमारी बिटिया को रुला दिया? काव्या, रोते नहीं बेटा, अभी शादी है ना, देखो सारा मेकअप खराब हो जाएगा, चलो चुप हो जाओ। और एक आप भी ना, अब चुप हो जाइए, अभी टाइम है, बहुत टाइम है। काव्या एकदम अपने पापा और मम्मी के गले लग जाती है और तीनों एक साथ भावुक हो जाते हैं। फिर विजय जी अपनी भावनाओं पर काबू पाकर काव्या और मीरा जी को समझाते हुए बाहर जाते हैं, क्योंकि बारात के आने का टाइम हो गया होता है। कपूर हाउस, शाम 6:30। महेंद्र जी, अरे भाई, सब कहाँ हैं? बारात निकलने का टाइम हो गया है, जल्दी आओ, 7:15 बज गए हैं। सुनीता जी कहाँ हैं? नेहा, जी पापा जी। महेंद्र जी, सुनीता जी कहाँ हैं? तुमने देखा कि 7:15 बज गए हैं, उनका अता पता नहीं है। नेहा बोली, वह पापा माँ तैयार होने पार्लर गई हैं, शायद आती होंगी। हम पहले तैयार हो गए तो पहले आ गए, वह आती होंगी बस। फिर महेंद्र जी बोले, इनका भी क्या ज़रूरत थी पार्लर जाने की, पता है घर में कितने काम होते हैं, कौन देखेगा? अच्छा नेहा बेटा, तुम एक काम करो, सारी तैयारियां देखो हो गई या नहीं, और राघव को देखो तैयार हुआ या नहीं। करण बाहर की व्यवस्था देखने गया है। नेहा बोली, जी पापा, हम देखकर आते हैं देवर जी को। थोड़ी देर बाद बारात निकालने की सारी तैयारियां हो जाती हैं और धूमधाम से वेडिंग लॉन पर पहुंच जाती हैं। विजय जी और मीरा जी बारात का खूब आदर सत्कार करते हैं और उन्हें अंदर लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सुनीता जी और महेंद्र जी अकेले में विजय जी से बात करते हैं और साथ में मीरा जी भी होती हैं। सुनीता जी कह रही होती हैं, भाई साहब, अब हम भी आ गए तो हमने बोला था 6 लाख नकद, आपको याद है ना? हमने क्या कहा था कि पहले पैसे हमारे पास आ जाएंगे, फिर ही शादी की रस्में शुरू होंगी। विजय जी बोले, जी बहन जी, हमें याद है। मीरा जी, जाइए और अलमारी से पैसे निकाल कर लाइए। जी, मैं अभी लेकर आई। मीरा जी अपने कमरे की तरफ जाती हैं और गोदरेज की अलमारी का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही वे अलमारी खोलती हैं, उन्हें सारा सामान दिखता है, पर पैसे नहीं। वे पैसे ढूंढने लगती हैं, पर उन्हें पैसे कहीं भी नहीं मिलते। वे परेशान हो जाती हैं। हे भोलेनाथ, हमने तो पैसे यहीं रखे थे, कहाँ गए पैसे? अब क्या होगा? हम क्या जवाब देंगे काव्या के पिता को? अगर पैसे नहीं मिले तो काव्या की शादी नहीं होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, हमें कुछ करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, पहले काव्या के पापा को अकेले में बुलाकर सब कुछ बताते हैं। क्या पता पैसे उन्होंने कहीं निकाल कर रख दिए हों। हम पहले उनसे बात करते हैं। मीरा जी कमरे में जाती हैं और विजय जी को अपने कमरे में बुलाकर लाती हैं। विजय जी बोले, हाँ भाग्यवान, हमें इधर क्यों बुलाया? उधर समधी जी और समदन जी क्या सोच रहे होंगे? हमने तुम्हें पैसे लाने के लिए भेजा था। पैसे कहाँ हैं? पता है ना, टाइम नहीं है, वरमाला का समय होने वाला है। क्या मजाक है? जल्दी से पैसे दीजिए। मीरा जी बोली, वो जी। तभी विजय जी बोले, यह वो क्या लगा रखा है मीरा? पैसे कहाँ हैं ये बताइए। जी, वह पैसे नहीं मिल रहे, पता नहीं कहाँ गए। हमने पूरी अलमारी छान मारी, हमें पैसे कहीं पर भी नहीं मिले। विजय जी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। पैसे नहीं मिले क्या मतलब? आपको ही दिए थे ना रखने के लिए, फिर कहाँ गए? अलमारी में ही रखे थे ना। जाइए दोबारा चेक करिए। आइए हम भी चेक करवाते हैं। मीरा जी और विजय जी दोनों मिलकर पैसे ढूंढते हैं, पर उन्हें पैसे नहीं मिलते। यह देखकर विजय जी बहुत परेशान हो जाते हैं और मीरा जी बिस्तर पर बैठकर रोने लगती हैं। हे महादेव, अब क्या होगा? पैसे कहाँ गए? अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। अब हम समदन जी को क्या जवाब देंगे? उन्होंने तो कहा था पैसे आने के बाद ही शादी की रस्म पूरी करने देंगी। अगर पैसे नहीं मिले तो मतलब हमारी बेटी की शादी नहीं? नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें समदन जी से बात करनी होगी। थोड़ी देर बाद विजय जी और मीरा जी सुनीता जी और महेंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं। विजय जी सुनीता जी को सब कुछ बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं और पैसे चोरी हो गए। विजय जी बोले, समदन जी, आप ये शादी हो जाने दीजिए, हमारी हाथ जोड़कर विनती है, हम आपके पैसे बाद में दे देंगे। सुनीता जी, वाह क्या बात है समधी जी, क्या बहाना बनाया है आपने। हमने पहले ही साफ शब्दों में कह दिया था
कि हमें पैसे शादी से पहले चाहिए। ये सब आपके बहाने हैं। हमें सब पता है आपने पैसों का इंतज़ाम किया ही नहीं। असली बात तो ये है, आप झूठ बोल रहे हैं। पैसे देने का टाइम आया तो हमें नहीं करनी झूठे लोगों के साथ शादी। विजय जी हाथ जोड़ते हुए, नहीं समदन जी, आप हमारे साथ ऐसा मत करिए। हमारा नहीं तो हमारी बेटी का सोचिए, उसका क्या होगा। हम कहीं से भी आपके पैसों का इंतज़ाम कर देंगे और हम झूठ नहीं कह रहे। हमने आपके पैसों का इंतज़ाम किया था, पर पता नहीं पैसे कहाँ गए। इसके लिए हमने अपनी कानपुर वाली ज़मीन भी बेच दी और 7 लाख का कर्ज भी लिया था आपको देने के लिए। अगर हमारी बेटी आज भी ब्याही मंडप पर रह गई तो वह मर जाएगी। जीते जी समदन जी। मीरा जी भी हाथ जोड़ते हुए, हाँ समदन जी, ये ठीक कह रहे हैं। कृपया आप ऐसा मत करिए। हम कुछ भी करके आपके पैसों का इंतज़ाम कर देंगे, पर आप हमारी बिटिया के साथ ऐसा मत करिए। तभी सुनीता जी गुस्से में बोली, इंतज़ाम कर देंगे क्या मतलब? हमने ये बात पहले ही कह दी थी कि हमें पैसे शादी वाले दिन ही चाहिए। अगर आपको अपनी बेटी की इतनी फिक्र होती तो पैसों का इंतज़ाम करके रखते ना कि यह बहाने बनाते। अपने पास रखिए अपनी बेटी को। चलिए जी। विजय जी अपनी सर की पगड़ी उतारकर महेंद्र जी और सुनीता जी के पैरों में रखते हैं और अपनी आंखों में पानी लिए कहते हैं, समदन जी ऐसा मत करिए। समधि जी आप ही इन्हें समझाइए। महेंद्र जी बोले, सुनीता तुम ऐसा मत कर। वे कह रहे हैं ना बाद में पैसों का इंतज़ाम कर देंगे, तो शादी हो जाने दो ना। उन्होंने इतना तो दे ही दिया है ना। सुनीता जी बोली, ए जी आप चुप रहिए। और हाँ समधी जी उठिए, यह ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हैं। यह सुनकर विजय जी और मीरा जी खुश होकर सुनीता जी को देखने लगते हैं। उसी बीच सुनीता जी की आवाज़ आती है, पर हमारी एक शर्त है। अगर आप यह पूरी कर देते हैं तो हमें शादी में कोई आपत्ति नहीं। विजय जी खड़े होकर, समदन जी आप जो कहेंगी हमें मंजूर है, बस ये शादी हो जाने दीजिए। सुनीता जी ठीक है, फिर हमारी शर्त यह है कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर के कागज़ हमें दे दीजिए। अरे हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि आप घर हमें दे दें, बस हम ये कह रहे हैं कि जब तक आप हमें पैसे नहीं देते तब तक वह मकान के कागज़ हमारे पास रहेंगे। जब आप हमारी रकम चुका दें तो आप कागज़ वापस ले जा सकते हैं। सुनीता जी की बात सुनकर मीरा जी और विजय जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके पास और कोई चारा नहीं था। उनकी बिटिया दुल्हन बनकर कमरे में बैठी थी और बारात बाहर खड़ी थी। अगर आज उनकी बिटिया की शादी नहीं होती तो उनकी बदनामी अलग होती और काव्या भी शायद जी नहीं पाती। विजय जी ठीक है समदन जी, हम आपको अपने मकान के कागज़ दे देंगे। विजय जी मीरा जी को कागज़ लाने के लिए कह देते हैं। मीरा जी कागज़ लेने के लिए अपने देवर लोकेश के साथ घर जाती हैं और आधे घंटे बाद कागज़ लेकर वापस आती हैं। जब तक बारात खाना खा लेती है वे कागज़ सुनीता जी को दे देती हैं। सुनीता जी खुश होकर बोली, अरे अब आप क्यों खड़े हैं मुंह लटकाए? आपकी बिटिया की शादी है, जल्दी चलिए, और वैसे भी वरमाला का टाइम हो रहा है। चलिए चलिए। इससे बेखबर कि उनके बीच की बातें किसी और ने भी सुनी थीं। वह कोई और नहीं, काव्या थी। काव्या की आंखें एकदम लाल थीं। उसके आंसू बह रहे थे। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था, हमने अपनी कानपुर वाली ज़मीन भी बेच दी और 7 लाख का कर्ज भी ले लिया था। अब आपको देने के लिए हम आपको अपने मकान के कागज़ दे देंगे। काव्या वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है ताकि उसे कोई देख ना पाए और दरवाज़ा बंद करके रोने लगती है। काव्या को बार बार वही बातें याद आ रही थीं। क्यों पापा, क्यों आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया? इतना कुछ अकेले ही सहते रहे। आपने क्या सोचा ये शादी करके हम खुश रहते? नहीं, नहीं रहते हम खुश जब हमें पता चलता कि आपने सब कुछ हमारी शादी में लगा दिया। नहीं रहते। काव्या अपने आंसू पोंछ कर खड़ी होती है और कहती है, हमें नहीं करनी ये शादी जिस शादी की वजह से हमारे पापा ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नहीं करनी हमें यह शादी। तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। काव्या अपने आंसू पोंछकर दरवाज़ा खोलती है। मीरा जी बोली, बेटा खाने पीने के बाद वरमाला का टाइम होता है, चलो। राघव पहले से ही स्टेज पर बैठा होता है। काव्या को लेने के लिए सीमा और मीरा जी कमरे में आती हैं और काव्या को लेकर स्टेज पर आ जाती हैं। अपने भाइयों के बीच चलते हुए काव्या स्टेज पर पहुंचती है। आज काव्या को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं आसमान से परी उतर कर आई हो। लाल रंग के जोड़े में, सुनहरी ज्वेलरी में, आंखों में गहरा काजल लिए काव्या गजब लग रही थी। पर उसके चेहरे पर वह नूर नहीं था जो हर दुल्हन के चेहरे पर होता है।
उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव थे जिन्हें देखकर पता लगाना मुश्किल था कि वह इस वक्त क्या सोच रही है। वरमाला की रस्म शुरू होती है। सबसे पहले राघव काव्या के गले में माला डालता है। उसके बाद काव्या की बारी आती है, पर काव्या तो अपने ख्यालों में खोई रहती है और सुर्ख आंखों से सबको देख रही होती है। मीरा जी उसका ध्यान तोड़ते हुए कहती हैं, बेटा काव्या, क्या हुआ? माला डालो राघव, बेटा कब से इंतज़ार कर रहा है। काव्या माला डालने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाती है कि बीच में ही रुक जाती है और स्टेज से नीचे उतर आती है और अपने पापा के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। सब उसे ऐसे देखकर हैरान हो जाते हैं। विजय जी कहते हैं, काव्या बेटा, क्या हुआ? हमें पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, पर पहले जाओ, रस्म पूरी करो। काव्या अपनी आंखों में आंसू लिए, नहीं पापा, हम यह शादी नहीं कर सकती। काव्या की बातें सुनकर सब सदमे में चले जाते हैं। मीरा जी फटाफट स्टेज के नीचे आती हैं और काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाती हैं और कहती हैं, शादी नहीं करनी मतलब? बेटा, तुम क्या बोल रही हो? चलो, ये मजाक का टाइम नहीं है, रस्म पूरी करो। और बेटा, हर किसी को जाना होता है, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। चलो ऊपर। नहीं माँ, ना ही हम ऊपर जाएंगे और ना ही अब हम। वह अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही बीच में सुनीता जी की आवाज़ आती है, नहीं करनी शादी मतलब? और यह क्या ड्रामा लगा रखा है काव्या? और भाई साहब, जब आपकी लाडली बेटी को शादी नहीं करनी थी तो आपने इस रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों की थी? नहीं करनी थी तो मना कर देती, इस तरह हमारी बदनामी तो नहीं करती। राघव, जो कब से काव्या की हरकतों को चुपचाप देख रहा था, अब उसका सब्र टूट जाता है। वह गुस्से से स्टेज से नीचे आता है और काव्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। राघव गुस्से में काव्या को घूरते हुए, काव्या, यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने? अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो बता देती, ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? काव्या, जो कब से राघव की बातें सुन रही थी, अब उसकी आंखों में नमी की जगह गुस्सा उतर आता है। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। वह एक नज़र सबको देखकर राघव की आंखों में देखते हुए बोलती है, राघव, क्योंकि हमें नहीं पता था कि आपके माँ बाप आपको बेचने के लिए आए हैं, ना कि शादी करने के लिए। काव्या की बातें सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और राघव गुस्से में मुट्ठी बांध लेता है। वह कड़क आवाज़ में कहता है, बस काव्या, बस, बहुत बोली आप, और अब एक शब्द नहीं। आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? काव्या बीच में, हाँ, पता है हमें क्या बोल रहे हैं, पर शायद आपको नहीं पता अपने माँ बाप की करतूतें, या फिर सब कुछ पता होते हुए भी आप मासूम बनने की कोशिश कर रहे हैं। राघव, तुम कहना क्या चाह रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, और अब दोबारा अगर तुमने हमारे माँ बाप के खिलाफ कुछ भी बोला तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी विजय जी बोले, काव्या, यह सब क्या है और तुम क्या बोल रही हो? यह तो हमारे संस्कार नहीं थे कि बड़ों से ऐसे बात करो। और यह क्या लगा रखा है तुमने? आज हमारा मान सम्मान तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? अगर तुम्हें हमारे मान सम्मान की थोड़ी भी चिंता है तो चुपचाप ऊपर जाओ और शांति से शादी करो। विजय जी काव्या को समझाते हैं और राघव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हमें माफ़ करना बेटा, पता नहीं क्या हो गया है इसे, इसकी तरफ से हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। और सुनीता जी की तरफ हाथ जोड़ते हुए, माफ़ कीजिएगा समदन जी। तभी सुनीता जी बोलती हैं, अब आप चाहे माफ़ी मांगिए समधि जी या पैर पड़िए, पर अब हम शादी नहीं करेंगे। लड़की शादी से पहले ही ऐसी है तो बाद में क्या करेगी? यह तो अच्छा है कि आज हमें इसकी असलियत पता चल गई, नहीं तो पता नहीं हमारे बेटे का क्या होता। इतनी बेशर्म और बेहया लड़की है आपकी लड़की, एक तो गेहुआ, ऊपर से इतने नखरे। अरे शुक्र मनाओ तुम कि तुम्हारी शादी हो रही है हमारे बेटे से नहीं, तो तुम जैसी को तो कोई अपनाए भी ना। काव्या सब सुनते हुए एकदम से चिल्लाती है, क्या कहा आपने आंटी जी? बेशर्म! और आप जैसे लालची लोगों को क्या कहेंगे लोग? और क्या कहा आपने, हम गेहुआ हैं, हमसे कोई शादी नहीं करेगा? आप हम पर एहसान कर रही हैं शादी करके? तो कान खोलकर सुन लीजिए, हमें नहीं करनी शादी जिसकी वजह से हमारे पापा को अपना मान सम्मान खोना पड़े। तो हमारा रंग भले ही गेहुआ है, पर आपकी तरह काले दिल के नहीं हैं हम। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, एक बाप की मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाया आपने। खुद औरत होते हुए दूसरे की बेटी के बारे में नहीं सोचा। काव्या की बातें सुनकर सुनीता जी एकदम चुप हो जाती है। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते। काव्या की बातें सुनकर राघव सुनीता जी के पास आता है।
काव्या, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। और माँ, आप चुप कैसे हैं? कुछ बोलती क्यों नहीं? ये क्या बोल रही है? काव्या एक व्यंग्य भरी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए, अरे ये क्या बताएंगी आपको राघव? हम बताते हैं, आपकी माँ ने हम पर तरस खाकर हमारी शादी आपसे करा रही थी ना। कितने बड़े दिल की हैं। ये सब तो बस एक ड्रामा था। ये किसी गरीब की बेटी से शादी नहीं कराना चाहती थी, बल्कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे अच्छी खासी रकम हासिल करना चाहती थी। दहेज मांगा था आपकी माँ ने। काव्या की बातें सुनकर सबके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। शादी में आए लोग आपस में बातें करने लगते हैं और कहने लगते हैं। तभी एक पड़ोसन किरण बोली, अरे दहेज मांगा था तो कौन सी गलती कर दी? आजकल तो सभी देते हैं, खाली तुमसे ही थोड़ी मांगा था। अरे अगर दे ही नहीं सकते थे और औकात ही नहीं थी तो इतने बड़े घर में रिश्ता देखा ही क्यों? फिर अपनी औकात में रहकर देखना था ना। ये तो वही बात हो गई कि चादर छोटी और पैर दूर तक फैलाए। दूसरी औरत मंजू बोली, हाँ हाँ बहन जी, सही कहा आपने। ये तो समाज का ही रिवाज है। दहेज लेना तो इन्होंने कौन सा पाप किया? यह लड़की तो बस बिना बात का तमाशा बना रही है। ये तो बस एक रिवाज है जो हर किसी को निभाना पड़ता है और सालों से लोग निभा भी रहे हैं। तभी काव्या की बुआ कमला बोली, मैंने तो पहले ही कहा था आपसे, बड़े भैया मत पढ़ाइए लड़की को, इतना इतना सर पर मत चढ़ाइए। पर आप ही नहीं माने। नहीं, आपको तो पढ़ाने का था, अब भुगतो कर दिया ना आपकी इज्जत को तार तार। कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। विजय जी और मीरा जी सबकी बातें सुनकर अपना सिर झुका लेते हैं। मीरा जी की आंखों में नमी उतर आती है। काव्या, जो कब से दूसरों की बातें सुन रही थी, अपने कानों पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाती है, बस बस, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब एक शब्द नहीं। और क्या कहा आप लोगों ने कि क्या गलत किया था इन्होंने दहेज मांगकर? इन्होंने कोई गलती नहीं की। सही कहा आप लोगों ने, गलती इन लोगों की नहीं, गलती तो मेरे पापा की है कि वह एक बेटी के बाप हैं और आपके समाज का हिस्सा हैं। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप जैसे लोगों की वजह से यह समाज बदनाम है। रिवाज रिवाज है दहेज? अरे यह रिवाज नहीं, हर बाप की मजबूरी है। एक बाप अपनी बेटी को बचपन से पालता है, उसे पढ़ाता लिखाता है, उसकी हर छोटी बड़ी जिद पूरी करता है। बेटी अपने बाप के दिल का टुकड़ा होती है और वह उस टुकड़े को एक दिन किसी और के हवाले करता है। पर आप जैसे लोग यह नहीं पूछते कि उस पिता पर क्या गुजर रही होगी जब उसने अपने दिल का टुकड़ा किसी और को सौंप दिया। बस आप लोगों को तो यह पड़ी रहती है कि क्या मिला क्या नहीं मिला। उस शादी में यह खाना अच्छा नहीं था, उसमें वह अच्छा नहीं था। जब हमारे जैसे घरों में बेटियां पैदा होती हैं ना, तब माँ बाप को उसी दिन से चिंता लग जाती है कि बेटी के लिए जोड़ना पड़ेगा शादी के लिए, और वे एक एक पाई जोड़ते हैं। फिर भी आप लोग एक मिनट नहीं लगाते उनकी बदनामी करने में कि यह अच्छा नहीं था, वह नहीं दिया। आप लोगों को पता है, बेटियां बाप पर बोझ नहीं होती, या फिर लोग बेटियों से इसलिए नहीं डरते कि उन्हें अलग करना पड़ेगा। आप जैसे लालची लोगों को दहेज देना पड़ेगा जो शायद उनकी औकात में नहीं होगा। और क्या कहा आपने आंटी जी? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है तो हमें दहेज देना पड़ेगा? तो क्या आपने अपने बेटे को इसीलिए पढ़ाया लिखाया था ताकि बाद में आप उसकी कीमत लगा सकें? और क्या कहा आपने, रिवाज है यह? अगर रिवाज देखा जाए ना, तो हर बाप अपनी बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करता। पर आप जैसे लोगों ने और इस समाज ने शादी जैसे पवित्र बंधन को एक सौदे का बंधन बना छोड़ा है। अरे आप एक औरत होकर दूसरी औरत के साथ ऐसा करती हैं। इसीलिए तो आज भी हमारे समाज में दहेज जैसी प्रथा अपनी जड़ें फैला रही है, क्योंकि आप लोगों की सोच यह है कि बेटी को मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर वह पढ़ गई तो उसे सही गलत का मतलब समझ में आ जाएगा, और नहीं पढ़ेगी तो आपकी तरह ही छोटे विचारों की होगी। और फिर न जाने कितने ही पिता इस रिवाज के कारण कर्ज में दबकर मर जाते हैं। यह रिवाज नहीं, यह फांसी का फंदा है। न जाने इसने कितने ही घरों को तबाह कर दिया और कितनी ही लड़कियों को निगल गया है। लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी या संस्कारी क्यों ना हो, दहेज के आगे उसके सारे संस्कार और उसकी पढ़ाई छोटी पड़ जाती है, क्योंकि उससे यह नहीं पूछा जाता कि कितनी पढ़ी लिखी है या कितने संस्कार हैं। उससे यह पूछा जाता है मायके से कितना मिला, कितना कैश लेकर आई है। इस बार मायके गई थी तो क्या किया तेरे घर वालों ने, तुम्हारे लिए क्या दिया? औरत तो भगवान का दिया गया एक अमूल्य उपहार है जो इस संसार को चलाती है। औरत का तो गहना ही उसकी सहजता और सरलता होती है, जो एक घर को बांधे रखती है, फिर भी उसका दाम लगाया जाता है।
बेटी तो दो घरों को जोड़ती है। जिस घर में जन्म लेती है, हंसते खेलते जहाँ उसका बचपन बीतता है, वह उसे छोड़कर एक अनजान जगह जाती है, अनजान लोगों के बीच, और उस घर को संभालती है, परिवार का वंश आगे बढ़ाती है। और आप लोगों को पता है, अगर हमारे घर में एक निर्जीव चीज़ से भी लगाव हो जाए ना, तो उसे निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर सोचिए, हम तो जीवित बेटियां होती हैं जिन्हें हमारे माँ बाप बचपन से पालते हैं, पढ़ाते हैं, फिर एक दिन हमें किसी गैर के हाथों में दे देते हैं, तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। काव्या अपनी आंखों में नमी लेकर विजय जी के पास आती है। क्यों पापा, हमें क्यों कुछ नहीं बताया? हम खुश रहते क्या, आपके मान सम्मान को दांव पर लगाकर, अपना घर दांव पर लगाकर, और आपको कर्ज के नीचे दबाकर? नहीं रहते हम खुश। काव्या रोते हुए विजय जी के गले लग जाती है। नहीं रहते हम पापा खुश। विजय जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे काव्या के सिर को सहलाते हुए, चुप चुप हो जा मेरा बच्चा, तेरी कोई गलती नहीं। गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हारे लिए इतना सा नहीं कर पाया कि तुम्हारी एक अच्छे घर में शादी करा पाऊँ। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, मेरा बच्चा नहीं बन पाया। काव्या एकदम से विजय जी से अलग होकर अपनी भरी हुई आंखों से उन्हें देखती है और अपने हाथों में उनका चेहरा लेकर कहती है, पापा, आपको अपना सिर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपको अपना सिर झुकाना पड़े। और क्या कहा आपने, आप गलत हैं? अरे आप गलत नहीं, आप तो हमारे लिए हमारे हीरो हैं, हमारे आदर्श। आपने हमारी हर छोटी बड़ी खुशी का ध्यान रखा, हमें पढ़ाया लिखाया। आप गलत हो ही नहीं सकते। आपका रुतबा तो भगवान से भी बढ़कर है हमारे लिए। किसी और ने देखा हो या ना देखा हो पापा, पर हमने देखा है आपको। रात दिन मेहनत करते हुए हर त्योहार पर आप हमारे लिए कपड़े लेकर आते, पर खुद पुराने कपड़े पहन लेते, और हम पूछते तो कहते, बेटा मेरे पास कपड़े हैं, अभी अगली बार ले लूँगा। अगर हमारा कुछ खाने का मन हो तो एक बार कहने पर लाकर रख देते थे, और अपना मन मार के हमारी शादी के लिए दहेज इकट्ठा करते थे। आपको पता है पापा, एक बेटी का बाप एक राजा होता है। हर किसी की औकात नहीं होती बेटियों को पालने की, और भगवान भी बेटियां उस घर में देता है जो उनका पालन पोषण कर सकता है। आप हमारे लिए इस दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। गलती आपकी नहीं, समाज की है। माफ़ी चाहती हूँ पापा कि आज इतना बोल गई मैं, पर आज मैं आपकी बेइज्जती होते नहीं देख पाई। उस इंसान की बेइज्जती होते जिसने ना कभी अच्छा खाया, ना कभी अच्छा पहना, बस हमारी शादी के लिए दिन रात मेहनत की, और आज उस इंसान की इज्जत को अपने पैरों पर लाने में टाइम नहीं लगा लोगों को। माफ़ी तो हमें मांगनी चाहिए कि आपको हमारी वजह से झुकना पड़ा। विजय जी काव्या की बातें सुनकर भावुक हो उठते हैं और उसे अपने गले लगा लेते हैं। काव्या और विजय जी को देखकर सबकी आंखें नम हो जाती हैं। मीरा जी की आंखों में भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, क्योंकि उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि कब उनकी मासूम सी बेटी इतनी समझदार हो गई। काव्या की बातें सुनकर सब लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है। सुनीता जी तो बोलने लायक ही नहीं रहती, बस अपना सिर झुकाए रखती हैं। उनकी आंखों में भी हल्की हल्की नमी आ जाती है और उनके चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आते हैं। राघव, जो कब से काव्या की बातें सुन रहा था, उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। राघव सुनीता जी के पास जाकर, माँ शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होते हुए दूसरी औरत का दुख नहीं समझा। हम आज तक आपकी हर बात मानते आए, कभी आपकी बात का विरोध नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि हमारी माँ हर वक्त सही है। माँ, आप कम से कम उस बाप की मजबूरी तो समझती जिसने अपनी बेटी के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। क्या आपने इस दिन के लिए हमें पढ़ाया लिखाया था कि आप किसी बेटी के ज़रिए जो आपने हमारी पढ़ाई लिखाई में लगाया है उससे वसूल कर सकें? अरे हमें खुद अपने आप पर शर्म आ रही है आपको माँ कहते हुए। हमारे इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा जब हम ऐसे समाज के नीच विचारों में रह गए। सुनीता जी सबकी बातें सुनकर अपना चेहरा ऊपर करती हैं। उनकी आंखें रोकर एकदम लाल हो चुकी थीं। अपनी आंखों में नमी लिए सुनीता जी हाथ जोड़कर, राघव बेटा मुझे माफ़ कर दे। आज मुझे खुद पछतावा हो रहा है कि मैं सही गलत की पहचान नहीं कर पाई, यह सोच ही नहीं पाई कि वह किसी की बेटी है, उस पर क्या बीत रही होगी। माफ़ कर दे बेटा। राघव बोला, हम कौन होते हैं आपको माफ़ करने वाले माँ? जिनके साथ आपने इतना सब कुछ किया उनसे माफ़ी मांगो माँ, शायद आपके कुछ पाप कम हो जाएं।
अगर हमें ज़रा भी अंदाज़ा होता ना माँ कि आप हमारी शादी के नाम पर क्या कर रही हैं, तो हम शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। राघव चलकर काव्या और विजय जी के पास आता है और उनके पास खड़ा होकर हाथ जोड़ते हुए कहता है, माफ़ कीजिएगा अंकल जी, हमें नहीं पता था कि हमारी माँ ने आपके साथ यह सब किया। अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, बस आपसे माफ़ी मांग सकते हैं। प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अपनी माँ की तरफ से बहुत शर्मिंदा हैं, पर हमारा यकीन मानिए, हमें सच में कुछ नहीं पता था। राघव काव्या की तरफ देखते हुए, हमें माफ़ कर दो काव्या, पर हमारा यकीन मानिए, हमें इन सब के बारे में सच में कुछ नहीं पता था। विजय जी राघव के पास आते हैं, उसके हाथ पकड़कर नीचे करते हुए, नहीं बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम्हें यह सब करने की ज़रूरत नहीं है। राघव कहता है, अगर आपने हमें माफ़ किया तो फिर हम काव्या से शादी करना चाहते हैं, वह भी बिना किसी दहेज, बिना किसी गिले शिकवे के। सब लोग राघव की बातें सुनकर हैरानी से उसे देखने लगते हैं। काव्या भी अपनी हैरानी भरी नज़रों से राघव को देखती है। तभी राघव बोला, हमें पता है कि आप सबके मन में क्या चल रहा है, यही ना कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम शादी करना चाहते हैं। पर हम आपको सच बताएं तो हमें एक ऐसे ही हमसफ़र की चाह थी, जो सही को सही और गलत को गलत कहे, जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चल सके और जो हमारी भावनाओं को समझ सके। आज काव्या ने गलत के खिलाफ खड़े होकर दिखा दिया कि लड़कियां कमज़ोर नहीं होती, उन्हें कमज़ोर यह समाज बनाता है। औरत कभी कमज़ोर थी ही नहीं सीता। माता को ही देखिए, अपने आत्मसम्मान के लिए धरती में समा गईं। लक्ष्मीबाई जो अपने राज्य की गरिमा के लिए अंग्रेज़ों तक से भिड़ गईं। काव्या ने यह सब करके दिखा दिया कि औरतें आज भी कमज़ोर नहीं हैं, पर इस समाज की वजह से उन्हें हर बार अपने आप को साबित करना पड़ा है। और यह सब अभी से थोड़ी है, यह सब तो पहले से ही चलता आ रहा है। काव्या ने अपने परिवार के लिए और अपने लिए खड़े होकर कोई गलत काम नहीं किया। हमें तो गर्व होगा ऐसी लड़की को अपनी पत्नी कहते हुए। राघव अपनी बातें कहकर काव्या के पास जाता है और घुटनों के बल बैठकर अपना हाथ आगे कर कहता है, तो क्या हमारी लक्ष्मीबाई हमसे शादी करेगी? राघव की बातें सुनकर काव्या का दिमाग बिल्कुल थम सा जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद शायद ही कोई अपनाए, क्योंकि हमारा समाज ही कुछ ऐसा है जिसने हमारी मानसिकता को एक सीमा तक बांध दिया है कि हम यह करेंगे तो वह क्या कहेंगे। बस यहाँ तक ही हमारी सोच सीमित रह गई। काव्या एक नज़र राघव को देखते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर एक नज़र विजय जी की तरफ देखती है। विजय जी खुश होकर काव्या की तरफ अपना सिर हिला देते हैं अपनी रजामंदी के संकेत में। काव्या आंखों में नमी लिए राघव के हाथ में अपना हाथ रख देती है। हमें माफ़ कीजिएगा, हमने आपके परिवार के बारे में इतना कुछ कहा, पर हम भी क्या करते, अपने पापा की बेइज्जती नहीं देख सकते थे ना। राघव, काव्या, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने तो केवल सही को सही कहा। सुनीता जी शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे झुकाए रखती हैं और अपने बेटे को काव्या से शादी करने के लिए तैयार देखते रहती हैं, क्योंकि आज उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। ना तो आज उनका बेटा उनका रहा था और ना ही उनका पुराना अहंकार। इसी के साथ काव्या और राघव की शादी हो जाती है और वे दोनों अपने क्रम और वचन से एक साथ बंध जाते हैं। शादी हो जाने के बाद विदाई का समय आता है। काव्या अपने पापा माँ और सबके गले लगती है और विदा लेती है, और सब उसे खुशी खुशी विदा करते हैं। काव्या अपने ससुराल में कदम रखती है तो सब उसके साथ होते हैं, पर उसे सुनीता जी घर में कहीं दिखाई नहीं देती। आयुष जी, मम्मी कहाँ हैं? ओह राघव। काव्या सुधारती है, राघव मम्मी कहाँ हैं? फिर राघव कहता है, मम्मी के होने या ना होने से अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काव्या, अच्छा ही है कि वह यहाँ नहीं है। ऐसा मत कहिए राघव, वह आपकी माँ हैं, उन्होंने आपको जन्म दिया है। राघव, तुम्हारा इतना बड़ा दिल हो सकता है कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, पर हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है। महेंद्र जी, हाँ बेटा काव्या, राघव सही कह रहा है, वह औरत तुमसे और हमसे सबसे दूर रहे, वही उसके लिए अच्छा है। हम नहीं चाहते कि उसके नीच विचारों का असर हमारे बच्चों पर पड़े। काव्या, नहीं पापा जी, ऐसा मत कहिए, माफ़ कर दीजिए मम्मी जी को, क्योंकि एक मौका तो हर किसी को मिलता है ना, एक मौका उन्हें भी दे दीजिए, हमारे कहने पर माफ़ कर दीजिए। काव्या सबको अपनी बातों से मना लेती है। सब सुनीता जी को माफ़ कर देते हैं। सुनीता जी अपने आंसू भरी निगाहों से काव्या के पास जाती हैं और कहती हैं,
किस मुंह से तुझसे माफ़ी मांगे, हमें समझ नहीं आ रहा। कितना गलत किया हमने तुम्हारे साथ, पर फिर भी तुमने हमारे बारे में सोचा। शर्म आती है हमें अपने आप पर, अपनी सोच पर। हम तुम्हारी माफ़ी के काबिल नहीं हैं बेटा। सुनीता जी रोते हुए काव्या से माफ़ी मांगती हैं। काव्या उनके हाथ पकड़कर नीचे करती है। नहीं माँ, आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, बड़ी हैं आप हमसे। अगर बच्चों से गलती होती है तो बड़े उन्हें माफ़ करते हैं ना, तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हमारे बड़ों से गलती हो जाए तो हम उन्हें समझाएं ना, कि उन्हें ठुकराएं। आप माफ़ी मत मांगिए। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत सबके साथ करें। हम सबके दिल से गिले शिकवे दूर करना चाहते हैं। तो क्या माफ़ करेंगी हमें माँ? सुनीता जी काव्या की बात सुनकर उसे गले लगाती हैं। हम तो धन्य हो गए बेटा तुम्हारी जैसी बहू पाकर। आज से तुम हमारी बहू नहीं बेटी हो। ऐसे ही सब अपने दिल के गीले शिकवे दूर करके काव्या को खुले दिल से अपना लेते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।